हेलो एवरीवन, दिस इज़ एफ के मेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ इंजीनियर फरमान खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ रेफ्रिजरेंट्स का सेक्शन शुरू करना है और मुख्तसरन मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है ताकि कम से कम टाइम में आपको जो डीप नॉलेज है रेफ्रिजरेंट्स के बारे में वो मिल जाए। कुछ इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन है जो कि हमारे टेक्नीशियन के जहन में पाए जाते हैं, जिसमें अक्सर लोग मुझसे ये क्वेश्चंस करते हैं कि लेट सपोज एक भाई ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि क्या हम R134A के रेफ्रिजरेटर में R600A का रेफ्रिजरेंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद एक दूसरे भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि R600A का जो रेफ्रिजरेंट है ये अमूमन एक लाइट वेट रेफ्रिजरेंट है जिसका कंप्रेसर का करंट कंजम्पशन बहुत कम होता है। तो क्या हम इस R600A के रेफ्रिजरेंट को किसी मिनी स्प्लिट एसी में या किसी एयर कंडीशनर के यूनिट में भी यूज़ कर सकते हैं ताकि वहाँ पे भी हमारा करंट कंजम्पशन कम हो जाए। तो इस जैसे और भी काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमारे टेक्नीशियन लोगों के जहन में पाए जाते हैं, बट इनका आंसर जहाँ तक मुझे पता है यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं दिया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन जैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो लोगों के जहन में होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एक तो आप लोगों ने मेरी आवाज़ बनना है, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और साथ साथ चैनल पर भी अगर आप नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। एक ज़रूरी काम आपने ये करना है कि जो भी आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन, कोई पॉइंट ऐसा आता है तो प्लीज़ आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हाईलाइट करना है, क्योंकि मैं हर कमेंट सेक्शन में हर एक कमेंट का जो है ना मैं आंसर देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई ऐसा कमेंट्स उनके अंदर हो कि जिस पे वीडियो बन सकती है और लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, तो मैं उन चीज़ों पर वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं अभी शुरू करने वाला हूँ रेफ्रिजरेंट सिलेक्शन का एक डीप नॉलेज, लेकिन ये तकरीबन 4 से 5 वीडियो पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, क्योंकि एक ही पार्ट के अंदर या एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा रेफ्रिजरेंट समझना ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो अभी हमने शुरू करना है अबाउट दी रेफ्रिजरेंट सिलेक्शन के बारे में, बट इससे पहले अबाउट मी, माय नेम इज़ इंजीनियर फरमान खान। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पर, फेसबुक पर या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उन लिंक के ज़रिए से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर किसी को ऑनलाइन ट्रेनिंग की सूरत में मेरी रहनुमाई की ज़रूरत है तो वो मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो ओजोन डिप्लेशन वैल्यू है किसी भी रेफ्रिजरेंट का। यानी अगर हम किसी रेफ्रिजरेंट की सिलेक्शन करेंगे अपने किसी डीप फ्रीज़र के लिए, किसी रेफ्रिजरेटर के लिए या एयर कंडीशनर के लिए या आइसक्रीम मशीन है, कैंडी मशीन है, जो भी है जिसके लिए जब हम रेफ्रिजरेंट की सिलेक्शन करते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखना है कि ये रेफ्रिजरेंट क्या सेफ़ है यूज़ करने के लिए या सेफ़ नहीं है। तो उस सेफ्टी के लिहाज से हम कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो कि हम देखते हैं और उन्हीं सेफ्टी के मेजरमेंट्स को देख के फिर हम उस रेफ्रिजरेंट को डिसाइड करते हैं कि क्या हमने यूज़ करना है या यूज़ नहीं करना है। तो उसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन के बारे में थोड़ा सा हमने समझना है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ओजोन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। हमारे टेक्नीशियन जो होते हैं अमूमन व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर मैं सुनता हूँ कि ये ओजोन डिप्लेशन कुछ भी नहीं होता, ऐसा ये वैसे ही लोगों ने एक शोशा छोड़ा हुआ है। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ओजोन जो है ये एक तह है जो कि फ़ज़ा और वैक्यूम खला के दरमियान में कुछ तह होते हैं जिनके अंदर एक तह जो है वो ओजोन की होती है। अब ओजोन क्या है? ओजोन के अंदर ओजोन जो है ना ये मिलकर बनी हुई है ऑक्सीजन के एटमों से। ऑक्सीजन का एक एटम जब होता है तो ये सिंगल माना जाता है। अगर ये दो हो जाएं तो फिर उसको हम O2 कहते हैं, O2। अगर ये एटम्स 3 हो जाएं तो उसको हम O3 कहते हैं। अब अगर कोई ऐसे एटम्स हों जो कि 3 एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना देते हैं और फिर इस तरह के मॉलिक्यूल्स करोड़ों नंबर्स की किसी जगह पे पाए जाते हैं तो हम उनको कह सकते हैं कि ये ओजोन है। और ओजोन के अंदर क्या होता है? ओजोन के अंदर हर एक मॉलिक्यूल, जिस तरह ये एक मॉलिक्यूल है, हर एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स मिलकर इन्होंने बॉन्ड बनाया होता है और इस तरह के करोड़ों मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, इस तरह के करोड़ों मॉलिक्यूल ने एक तह बनाई हुई है फ़ज़ा के ऊपर जिसको हम ओजोन कहते हैं। अब ये ओजोन जो है ये डिप्लेट किस तरह होती है, ख़राब किस तरह होती है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया गया है कि ये सनलाइट है जो कि यहाँ से कुछ रेज़ जो है वो ज़मीन की तरफ आते हैं और इसमें कुछ रेज़ होते हैं जिनको हम अल्ट्रा वायलेट रेज़ कहते हैं। ये अल्ट्रा वायलेट रेज़ क्या होते हैं? अच्छा,
जब हम कोई ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं जिसके अंदर क्लोरीन का कुछ मकदार हो, तो वो क्लोरीन का मकदार अगर किसी रेफ्रिजरेंट के अंदर मौजूद है और उसको हम एटमॉस्फेयर में खारिज करते हैं किसी भी वजह से, तो वो जो रेफ्रिजरेंट होता है उन पे जब सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज़ पड़ती हैं तो उन रेज़ की वजह से वो जो रेफ्रिजरेंट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी ब्रेक हो जाता है। तो जब ब्रेक हो जाता है तो उसमें जो कार्बन और उसके बाद हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये सारे जो अंसर होते हैं इनके अंदर जिन्होंने ये मुरक्कब बनाया हुआ होता है, ये सारे अलग अलग हो जाते हैं। अब इनमें से जो क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन अमूमन जब ये अल्ट्रा वायलेट रेज से ये जो पूरा का पूरा R22 का रेफ्रिजरेंट का मॉलिक्यूल ये ब्रेक हो जाता है, तो इसमें से जो क्लोरीन का आंसर है, ये क्लोरीन क्या करता है, ये क्लोरीन इस ओजोन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर इनको ब्रेक कर देता है और इससे एक ऑक्सीजन लेकर ये क्या बनाता है, यहाँ पर ये ClO बनाता है, जिसको हम कहते हैं क्लोरो मोनोऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं क्लोरो मोनोऑक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला है ClO। और ये एक मुज़र किस्म का गैस है जो कि हमारे इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होता है। और जिस वक्त इस मॉलिक्यूल से या इस मॉलिक्यूल से या इस मॉलिक्यूल से एक एटम ब्रेक होके क्लोरीन अपने साथ मिला लेता है, तो इसका मतलब यहाँ पे O2 बन जाता है। और O2 का मतलब ये है कि यानी इस ये जो लेयर है, इस लेयर के अंदर सुराख बनते जाते हैं, इस लेयर के अंदर बार बार सुराख बनते जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप ये रेफ्रिजरेंट जिस तरह R22 है या R12 है या इस तरह की और रेफ्रिजरेंट्स है जिनके अंदर क्लोरीन का मकदार शामिल होता है, जितने ज़्यादा आप इन रेफ्रिजरेंट्स को हवा में छोड़ेंगे, ये उतने ही ज़्यादा ये इस लेयर को ख़राब करेंगे। अच्छा, इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं, चार्ट के अंदर कुछ रेड कलर की वैल्यूज़ आपको शो किए हुए हैं। ये रेड कलर की वैल्यूज़ जो हैं ये आपके पास वो रेफ्रिजरेंट ज़ाहिर करते हैं जिनके अंदर क्लोरीन का मकदार ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से ये ओजोन को बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाले होते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ और भी हैं यहाँ पे रेफ्रिजरेंट्स हैं जिनके अंदर फ्लोरीन होता है, लेकिन फ्लोरीन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देता ओजोन को, तो इस वजह से इसकी वैल्यू जो है ना ये ज़ीरो हैं। जिनकी वैल्यू 1 होते हैं या 0 से ज़्यादा होते हैं, ये तमाम रेफ्रिजरेंट ओजोन को ख़राब करने वाले हैं, जिनको आगे आने वाले वक्त में बैन कर दिया जाएगा। कुछ रेफ्रिजरेंट तो ऑलरेडी बैन है, जिस तरह R11 है या R12 है, ये तो ऑलरेडी बैन हो चुके हैं, मज़ीद रेफ्रिजरेंट भी बैन होंगे। तो जब हम रेफ्रिजरेंट की सिलेक्शन करेंगे और ऐसा कोई रेफ्रिजरेंट होगा जिसके अंदर क्लोरीन का मकदार हो या क्लोरीन का मकदार ज़्यादा हो, तो उन रेफ्रिजरेंट को हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो आगे बैन होने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें से जो ग्रीन कलर के रेफ्रिजरेंट्स हैं जिनको हम HCs कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, अब आने वाला दौर जो है वो इन रेफ्रिजरेंट्स का होगा। अब ये रेफ्रिजरेंट कैसे हैं, परफॉर्मेंस के लिहाज से कैसे हैं, सेफ्टी के लिहाज से कैसे हैं, इनके बारे में हमने आगे बात करनी है। तो सबसे पहली चीज़, ओजोन डिप्लेशन देखा जाता है किसी भी रेफ्रिजरेंट्स के अंदर कि उसकी ओजोन वैल्यू कितनी है डिप्लेट करने की। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है सेफ्टी के लिहाज से वो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी अपने अंदर एक लंबा टॉपिक है, लेकिन मुख्तसरन मैं आपको बता दूं कि कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो कि सूरज से मखसूस किस्म की शुआओं को अपनी तरफ खींचते हैं, जो कि इस दुनिया की और इस फ़िज़ा के गर्म होने का सबब बनते हैं। तो ऐसे गैसें भी आगे आने वाले टाइम में बैन होने वाले हैं, जिनके अंदर अगर आप देखें तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि दिए गए हैं मुख्तलिफ रेफ्रिजरेंट्स की, जैसे यहाँ पे CFC 11 है, R11, R12, R22 और ये इनके वैल्यूज़ हैं। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये किसी रेफ्रिजरेंट के जितने कम होंगे उतना ही वो रेफ्रिजरेंट बेहतरीन तस्वर किया जाएगा। मिसाल के तौर पर ये वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि रेड कलर के दिखाई दिए हैं, तो ये रेफ्रिजरेंट तो ऑलरेडी बैन होने वाले हैं। उसके बाद R134A जो है इसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद ये 245FA, ये तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। R32 की भी वैल्यू काफ़ी वैल्यू है, तो ये भी आगे बैन होने वाला है। अच्छा, उसके बाद नीचे वाले जो है इनके वैल्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से इन रेफ्रिजरेंट्स को भी आगे बहुत ही जल्द बैन किए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो गैसें होंगी जो कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में किरदार अदा करेंगी, क्योंकि सूरज से तपश खींचने वाले गैसें सिवाय सब्ज़ रंग के अलावा, जो यहाँ पे सब्ज़ रंग के हैं, ये ऐसे गैसें हैं जो कि सूरज से एक्स्ट्रा हीट अपनी तरफ फ़िज़ा की तरफ नहीं खींचते। तो इस वजह से ये रेफ्रिजरेंट सेफ़ रेफ्रिजरेंट तस्वर किए जाते हैं। तो सेकेंड चीज़, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल आपने उनकी देखनी होती है रेफ्रिजरेंट्स की, कि कौन से रेफ्रिजरेंट्स की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कम है, कौन से रेफ्रिजरेंट की ज़्यादा है। अच्छा, तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है सेफ्टी के लिहाज से रेफ्रिजरेंट के, वो फ्लेमेबिलिटी है।
आग पकड़ने का कितना एक रेफ्रिजरेंट के अंदर एबिलिटी होती है कि वो आग पकड़ सके। तो इस लिहाज से ये 4 क्लासेस हैं रेफ्रिजरेंट के, जिसमें A1 है, A2L है, A2 है और A3 है। इन 4 ग्रुप्स के अंदर हमने इन रेफ्रिजरेंट्स को डिवाइड किया है, जिनको हम ज़्यादातर अपने यूनिटों के अंदर यूज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो A1 ग्रुप है, ये नॉन फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट्स इन नॉर्मल कंडीशंस। याद रख लें कि कोई भी रेफ्रिजरेंट फ्लेमेबल हो सकता है अगर आप उसको नॉर्मल कंडीशंस के अंदर यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर आप इसको नॉर्मल कंडीशन के अंदर यूज़ करेंगे तो फिर हम उनके अंदर कुछ क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर R22 है, R410A है, R134A है, R407C है, R404A है। ये वो रेफ्रिजरेंट्स हैं जो कि अगर आप इनको नॉर्मल कंडीशंस के साथ यूज़ करेंगे, नॉर्मली का मतलब ये यानी जितने इसके नॉर्मल ऑपरेशंस हैं, सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, कंडेंसिंग प्रेशर, ये चीज़ें अगर आप इनके नॉर्मल मेंटेन रखेंगे तो फिर ये रेफ्रिजरेंट्स नॉन फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट तस्वूर किए जा सकते हैं। अच्छा, A2L के जो रेफ्रिजरेंट्स हैं, लोअर फ्लेमेबिलिटी रेफ्रिजरेंट्स, इनकी फ्लेमेबिलिटी लोअर है बट हाई एक्सप्लोजिवनेस इफ़ मिक्स विद एयर। ये वो रेफ्रिजरेंट्स है A2L ग्रुप वाले कि अगर आप उनको एयर के साथ मिक्सअप करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा धमाका खेज़ रेफ्रिजरेंट साबित हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये लोअर फ्लेमेबिलिटी रेफ्रिजरेंट है। R32 इतना ज़्यादा फ्लेमेबल नहीं है। याद रख लें, मैंने आपको कहा कि अगर आप इसको नॉर्मल यूज़ करेंगे तो ये स्लाइटली हल्का सा फ्लेमेबल हो सकता है, लेकिन अगर आप बेख्तियाती से यूज़ करेंगे तो ये भी फ्लेमेबल साबित हो सकता है, हाई फ्लेमेबल भी हो सकता है अगर आप इसको बेख्तियाती के साथ यूज़ करेंगे। लेकिन एक ज़रूरी चीज़ कि अगर आप इसको एयर के साथ मिक्स करेंगे प्रेशर की हालत में तो फिर R32 बहुत ही जल्दी ये धमाका कर सकता है। तो ये A2L की जो क्लास की रेफ्रिजरेंट है उसमें R32 का रेफ्रिजरेंट, कुछ और भी रेफ्रिजरेंट है इसमें लेकिन वो ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते हैं। तीसरा ग्रुप जो है वो है A2 जो रेफ्रिजरेंट्स है ये हाई फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट्स हैं, जिसमें R600A और R290, ये 2 रेफ्रिजरेंट जो कि हम मेजरली यूज़ करते हैं, ये A2 ग्रुप के रेफ्रिजरेंट्स है और इनकी फ्लेमेबिलिटी काफ़ी हाई होती है, तो लिहाजा इनके साथ आपने काफ़ी एहतियात बरतना होता है। अच्छा, 4 नंबर पे जो ग्रुप है A3 है, और A3 के जो रेफ्रिजरेंट्स है ये मोर देन हाई फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट्स, यानी इसमें R170 और R1270, ये 2 रेफ्रिजरेंट जो है जो कि अभी नए आने वाले हैं, ये R600A और R290 से भी थोड़े से ज़्यादा फ्लेमेबल हैं और ये बहुत जल्दी आग पकड़ सकते हैं R600A और R290 के मुकाबले में। तो इसी वजह से इसको ग्रुप 4 A3 के क्लास में रखे हुए हैं। सो ये कुछ फ्लेमेबिलिटी के ग्रुप्स हैं जिनके अंदर हमने कैटेगराइज ये किया कि कौन सा रेफ्रिजरेंट ज़्यादा फ्लेमेबल है, कौन सा रेफ्रिजरेंट कम फ्लेमेबल है। तो अब आगे जाते हैं, एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं रेफ्रिजरेंट के बारे में जो कि जिसको हम कहते हैं ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। हर एक रेफ्रिजरेंट का एक ऑटो इग्निशन टेम्परेचर होता है। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब ये है कि एक ऐसा टेम्परेचर जो कि किसी चीज़ के रगड़ने की वजह से बढ़ता हो। मिसाल के तौर पर अगर आप ये 2 हाथ, इसका एग्जांपल ले लें, अगर इन 2 हाथों को हम तेज़ी के साथ रगड़ेंगे तो तेज़ी के साथ रगड़ने की वजह से इसमें हीट प्रोड्यूस होगा और हीट जब ये यहाँ पे जनरेट होता है तो वो हीट हाथों के टेम्परेचर को बढ़ाने का सबब बनते हैं। इसका मतलब कि अगर इस कंप्रेसर के अंदर या कंडेंसर कॉइल के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है, अगर इनके मॉलिक्यूल्स आपस में रगड़ेंगे बहुत तेज़ी के साथ, जिसकी वजह से इनका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों में इजाफा होगा और एक ख़ास लिमिट तक हो जाएगा, तो बिना कोई फायर सोर्स लगाए हुए इनके दरमियान में आग भड़क उठेगा और जब इनके दरमियान में चिंगारी पैदा होती है तो उस चिंगारी की वजह से रेफ्रिजरेंट के मॉलिक्यूल में इतनी एनर्जी आ जाती है कि ये फिर ब्लास्ट होते हैं। ना वो ये देखते हैं कि कंप्रेसर कितना मोटे वॉल्स का लगा हुआ है या कंडेंसर पतले हैं या कंडेंसर जो है ना वो मोटे ट्यूब्स हैं, तो वो फिर ब्लास्ट हो ही जाता है। और इसी वजह से अक्सर हादसात होते हैं हमारे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के फील्ड के अंदर लोगों के साथ कि वो अक्सर एहतियात नहीं करते रेफ्रिजरेंट को चार्ज करते वक्त या रेफ्रिजरेंट के यूज़ करते वक्त, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम अक्सर हो जाते हैं। लेकिन याद रख लें, रेफ्रिजरेंट के धमाका होने की जो 90% वजह होती है वो इसके ऑटो इग्निशन टेम्परेचर का हासिल होना होता है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट के अंदर मैंने कुछ रेफ्रिजरेंट दिखाए हुए, जैसे R134A का रेफ्रिजरेंट है, R600A है, R290 है। इनके अगर आप देखें तो R134A का 903
डिग्री सी का इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है। उसके बाद R600A का थोड़ा सा कम है, तो इसका मतलब ये जल्दी धमाका कर सकता है अगर इसका ज़्यादा मकदार किसी रेफ्रिजरेटर के अंदर या कंप्रेसर के अंदर मौजूद हो। अच्छा, उसके बाद R290 है। R290 का जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है वो 723 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये भी कम है। इसका मतलब इसके साथ भी काफ़ी एहतियात बरतना पड़ता है। उसके बाद एयर कंडीशनर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट यूज़ होते हैं उसमें R22 है। R22 का अगर आप देखें तो ये 905 डिग्री सेल्सियस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये इतना आसानी से ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता। उसके बाद R410A है जिसका 790 है। अब 790 भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से ये भी अगर आप इसको बेख्तियाती के साथ यूज़ करेंगे तो ये भी ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच सकता है, जिसकी वजह से ये धमाका कर सकता है। 6 नंबर पर R32 है। इसका जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर का लिमिट है वो काफ़ी कम है, मतलब इतना भी कम नहीं है बट दूसरे रेफ्रिजरेंट से काफ़ी कम है, 735 डिग्री सी। इसका मतलब कि अगर R32 के रेफ्रिजरेंट का थोड़ा सा भी जो प्रेशर टेम्परेचर है वो किसी वजह से रगड़ाव की वजह से बढ़ जाता है मॉलिक्यूलों के दरमियान, तो ये रेफ्रिजरेंट भी ब्लास्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद नंबर 7 पे R1270 जो कि ये R32 से भी कम है। ये आने वाला रेफ्रिजरेंट है, अभी तक इनको यूज़ नहीं किया गया है, तो ये आने वाले दौर में एक रेफ्रिजरेंट जो कि मुतारिफ़ किया गया है, और इसका जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर लिमिट है वो तकरीबन 728 डिग्री सी है। तो ये रेफ्रिजरेंट भी काफ़ी ख़तरनाक है ऑटो इग्निशन टेम्परेचर के लिमिट के लिहाज से। यहाँ तक आप लोगों ने कुछ सेफ्टी के बारे में पढ़ा है कि यानी किसी रेफ्रिजरेंट की सिलेक्शन करते हुए हम इनकी सेफ्टी को देखेंगे। अब लेट सपोज इस स्लाइड के अंदर आप देख लें कि अगर हम दो रेफ्रिजरेंट्स को कंपेयर करते हैं, फ़र्ज़ करें R22 और R32, इन दो रेफ्रिजरेंट्स को हम कंपेयर करते हैं। अब फ़र्ज़ करें R22 को अगर आप इस यूनिट के अंदर डालेंगे और इस यूनिट के अंदर कंडेंसर के अंदर या कंप्रेसर के अंदर थोड़ा सा एयर मौजूद होगा और R22 का रेफ्रिजरेंट इसके साथ प्रेशराइज हालत में चला जाता है, तो चूंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर लेवल काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से ये इतना आसानी से नहीं पहुंचता उस लेवल तक, तो इस वजह से R22 के अंदर इतना आसानी से धमाका नहीं होता। जबकि अगर आप R32 के देखें तो R32 का जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर लिमिट है वो 735 डिग्री सी है, जो कि 905 से काफ़ी कम है। तो इस वजह से R32 जल्दी पहुंच सकते हैं अगर तो आपने यूनिट के अंदर थोड़ा सा भी एयर रखा हो और उस एयर के साथ रेफ्रिजरेंट प्रेशराइज हालत में मिल जाए, तो उस सूरत में आपका जो एयर कंडीशनर है, कंडेंसर है या कंप्रेसर है वो फिर ब्लास्ट होने का चांस होता है। कुछ और भी बहुत ही एहतियातें हैं ऐसी मुफीद की जिनको मैं आगे आने वाले वीडियो पार्ट्स के अंदर इंशाल्लाह इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर हर एक रेफ्रिजरेंट के अंदर बताऊंगा। तो R32 के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसके बारे में आपको खासी जो है एहतियात करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट्स के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर फिर भी वीडियो के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ आपको कन्फ्यूजन वाली लगी हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अनटिल टू नेक्स्ट वीडियो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।